वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स के बारे में पढ़ा, फीडबैक पढ़ा, ऑसिलेटर पढ़ा और बाकी सब चीज़ें इसके बारे में डिटेल डिस्कस की गई हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेट्स बिगिन। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है उसमें नाम आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक्चुअली देखिए, इसका जो नाम है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल मीन्स होता है किसी चीज़ को ऑपरेट करना। ऑपरेंट की जो फुल फॉर्म है वो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मीन्स होता है टू बी ऑपरेट। तो एक्चुअली में कभी कभी होता है ये है कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं होती है, और बल्कि जो सोचा गया है उससे कुछ अच्छा हो जाता है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, करने कुछ और चलते हैं, वो कुछ और जाता है। इसी तरीके से बनाने कुछ और चलते हैं, बन कुछ और जाता है। कभी कभी आप कभी अपना मकान जब लोग बनाते हैं या कभी आप लोग अपना मकान बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन आप सोच के चल रहे थे तो फाइनल बनते बनते वो कुछ और बन जाती है। या तो वो उससे अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी, और या फिर उसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट्स रह जाएंगे कि आपको उसी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि चलो ठीक है अब इसी में ही रहना है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्चुअली में जिस पर्पज़ से बना था, जो ये था, उससे ये बियॉन्ड लिमिटेशन अपनी अचीवमेंट को इसने प्राप्त कर लिया। जब ऐसे जैसे एक हम लोगों ने स्पेस क्राफ्ट को भेजा था जो नासा के द्वारा भेजा गया था 1972 में, वाइजर मिशन था, और उसमें सोचा नहीं गया था कि वो सोलर सिस्टम से भी बाहर चला जाएगा और वहाँ से भी अभी भी सिग्नल देता रहेगा। और वो जाते जाते सोलर सिस्टम के सारे जितने प्लैनेट्स हैं उनका वो रिसर्च करते करते और अब वो बाहर भी निकल चुका है, और आउट ऑफ द सोलर सिस्टम वहाँ से भी सिग्नल को अभी भी ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये वर्क हो गया बियॉन्ड द लिमिटेशन। जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, जिसके लिए बनाया भी नहीं गया था, वो भी काम उसने कर दिखाया। तो इन द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसे ही है कि जो चीज़ हम सोचते नहीं हैं उससे बियॉन्ड लिमिटेशन अगर कोई काम हमारा होना शुरू हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कुछ इसी तरीके का यहाँ पर काम हुआ। इस काम को हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो एज ए कैलकुलेटर के तरीके से शुरुआत की थी। दिस इज ए जस्ट लाइक ए ऑपरेशनल कैलकुलेटर। ये जो कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए इसको शुरुआत की गई थी, और ये चीज़ मॉडिफिकेशन होते होते ये बना। फिर इसमें और मॉडिफिकेशन हुए और लोगों को इसमें अच्छा मज़ा आने लगा, कैलकुलेशन ईजी होने लग गए। कुछ लोगों ने इसमें और मॉडिफिकेशन करके इसको दूसरे और कामों में यूज़ करने के लिए सोचने लग गए कि इससे हम और क्या काम ले सकते हैं। तो कुल मिला करके जब ये अपने मॉडिफाइड रूप में आज की डेट में आया, और आज भी इसमें मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, आज भी इससे तरह तरह के और जो है सिग्नल्स को हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो फाइनली फिर जो ये निकल करके आया, ये बहुत ही चमकता हुआ सितारा ऑप एम्प के नाम से जाना जाने लगा, और ये बहुत ही ब्राइट हो गया। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं, ट्रिमेंडस एप्लीकेशन है, और इतने ज़्यादा इसके उपयोग हैं कि इसकी एक बुक आती है पूरी मोटी सी, इसमें किताब पूरी इसकी आती है, और पूरी इसकी बुक जो है वो आपको इसमें मिल जाती है। ये आपकी बुक पूरी जो है यहाँ पे रहती है, और काफ़ी मोटी बुक है, ऑपरेशनल के लिए बैकवर्ड वगैरह की है। तो पूरे इसमें पूरा ऑप एम्प ही ऑप एम्प जो है डील किया जाता है, केवल ऑप एम्प ही ऑप एम्प है। तो इस तरीके से ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो ऑप एम्प होता क्या है? ऑप एम्प होता कुछ नहीं है, इट इज़ ए एम्पलीफायर। इट इज़ ए एम्पलीफायर। हम लोग पुराने वाले ऑप एम्प पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो मॉडिफाइड हो चुका है। मॉडिफाइड होने के बाद जो आज की डेट में ऑप एम्प चल रहा है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ एन एम्पलीफायर। ये एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर है तो कैसा एम्पलीफायर है? इस एम्पलीफायर में और पीछे के एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग उन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पीछे एम्पलीफायर में नहीं थे। हम बहुत कोशिश भी उसमें कर रहे थे कि उसे मिल जाए, लेकिन उसमें नहीं मिली, और उसमें हमने कुछ तरीके के ब्लॉक डायग्राम्स और ऐड करके, कई सारे सर्किट्स को ऐड करके और कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर लिया। जब वो अचीव कर लिया तो उसका नाम क्या हो गया? ऑप एम्प। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यानी इनको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इनपुट इम्पीडेंस आर आई, वो इनफाइनाइट होता है। ये हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आउटपुट इम्पीडेंस आर ओ बराबर 0 होता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। वोल्टेज गेन ए बराबर माइनस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट। बैंडविड्थ क्या होते हैं? बैंडविड्थ इसकी इनफाइनाइट। तो पांचवा पॉइंट है द आउटपुट will be 0 when input signal 0। आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा अगर इनपुट सिग्नल नहीं है, यानी नॉइस वगैरह भी नहीं रहेगी, और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज नहीं होंगे, यानी डू नॉट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स होता है चेंज होना। टेम्परेचर से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज नहीं होंगे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। अब ये आइडियल एम्पलीफायर में हमें यही सब चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा गेन हो, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो ताकि लोडिंग ना होने पाए। ये जो दो इफेक्ट हैं, दिस इज़ फॉर लोडिंग इफेक्ट होता है, ये लोडिंग ना होने पाए फॉर लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग ना के बराबर हो, इसलिए इनको हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। बैंडविड्थ इनफाइनाइट का मतलब हो गया सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा। जनरली देखा गया है कि अगर बैंडविड्थ हमारी बहुत ज़्यादा होती है तो गेन हमारा बहुत कम हो जाता है। तो गेन अगर हमें ज़्यादा चाहिए, स्टेबल भी चाहिए, तो हमारे पास एक ही चॉइस है, वो है यहाँ पर ऑप एम्प, जिसमें वोल्टेज गेन भी हमारा देखिए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा है। ये मतलब नहीं है कि इनफाइनाइट का मतलब कि ऑसिलेट करने लग जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ पे इनफाइनाइट गेन ऐसे एम्पलीफायर नहीं मिल पाते हैं, और ये एम्पलीफायर जो बन करके आता है, दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इन सब चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोगों ने देखा कि ये हमारी 6 चीज़ें इसमें होनी चाहिए, जिसमें 4 चीज़ें तो एसेंशियल हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके इंटरनल फेस में आते हैं कि इसमें हमारे पास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में और क्या क्या चीज़ें इसमें निकाली जाती हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थोड़े से फिगर पे अब हम लोग आ जाते हैं कि फिगर इसका हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए एक फिगर बना लेते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं। तो इसमें जो बेसिकली होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये होता है और एक टर्मिनल हमारा ये होता है। यहाँ पर हम लोग V1 देते हैं और यहाँ पर V2 देते हैं, और यहाँ से हम लोग आउटपुट देते हैं।
यहाँ पे दो तरीके की सप्लाई लगाई जाती हैं, एक प्लस वी सेट होता है और एक माइनस वी सेट होता है। इसमें जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से समझिएगा। अपना कोई भी पीछे आपने पढ़ा हो उसको अपने दिमाग से अभी निकाल दीजिएगा, जब पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, तब उसको आप जो कुछ समझना हो समझिएगा। अभी जो हम बता रहे हैं केवल उसको आप समझिएगा। इसमें दो इनपुट हो गए, एक V1 हो गया, एक V2 हो गया। प्लस वी सेट यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, यहाँ पर माइनस वी सेट होती है। प्लस वी सेट एक सैचुरेशन वोल्टेज होता है जिसके ऊपर वोल्टेज इसमें नहीं जाता है। इसी तरीके से माइनस में एक वोल्टेज होता है जो उससे नीचे नहीं जाता है। यहाँ पर ये आउटपुट है और ये V1 है और ये V2 है। अब इसमें दो तरीके के सिग्नल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें जो सिग्नल्स हैं V1 और V2, इसमें दो सिग्नल्स कंसीडर किए जाते हैं। एक सिग्नल होता है डिफरेंस सिग्नल। डिफरेंस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं VD। VD बराबर V1 माइनस V2। इन दोनों के सिग्नल का अगर हम लोग डिफरेंस ले लें तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। इसको बोलते हैं डिफरेंस सिग्नल। और एक होता है सिग्नल VC, V1 प्लस V2 बाई 2। इसको बोलते हैं कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल यानी यहाँ पर इन दोनों सिग्नल्स को जो हम लगाएंगे, यहाँ पर V1 माइनस V2 अगर कर दें तो ये निकल के आ जाएगा VD डिफरेंस सिग्नल, और VC सिग्नल हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। यानी दोनों पे से सिग्नल लगाया गया उसको एडअप कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए तो ये कहलाएगा कॉमन मोड सिग्नल। यहाँ पर जो V0 जो मिलने वाला है उसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो सपोज दैट कि हमारा जो VD सिग्नल है, इस VD सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो गेन है, गेन फॉर VD, सपोज दैट कि ये हमारा हो गया AD। VD को एम्पलीफाई करने के लिए गेन क्या ले लिया हमने, AD। सिमिलरली गेन फॉर VC को एम्पलीफाई करने के लिए VC, तो इसको बोलेंगे डिफरेंस सिग्नल एम्पलीफिकेशन, इसको बोलेंगे कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन। AD और AC, एक हो गया डिफरेंस मोड वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, एक हो गया AC। तो इसका मतलब है कि V0 जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा AD VD प्लस AC VC। ये इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन ये जो आएगा ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा। ये ऑप एम्प का आउटपुट होता है AD VD प्लस AC VC। इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। ये हमारा सिग्नल आ गया। तो पहली चीज़ तो आपने ये देखा कि इसका जो ऑप एम्प का आउटपुट है वो होता है AD VD प्लस AC VC। अब जरा नेक्स्ट उसमें चलते हैं, इसकी और इंटरनल कैलकुलेशन में चलते हैं। आप देखेंगे कि जो आपने ऑप एम्प पढ़ा है अभी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ऑप एम्प ये, क्योंकि ये इंटरनल चीज़ें हैं। अब इसमें दो इक्वेशन हमने लिया है, VD बराबर V1 माइनस V2 और VC बराबर V1 प्लस V2 बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 2VC V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, और VD बराबर हमारा लिखा हुआ है V1 माइनस V2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2VC प्लस VD बराबर 2V1। एडअप कर दिए तो ये आ जाएगा। V1 बराबर हमारा आ जाएगा VC, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो VC प्लस VD बाई 2, और इसी को अगर हम V2 निकालेंगे तो V1 माइनस VD आ जाएगा। इसमें रख दीजिए तो V1 माइनस
VC माइनस VD/2 सॉरी VD बराबर V1 माइनस V2 रख दिया और V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, VD की वैल्यू रख दी यहाँ, V2 बराबर VD केवल लिख दी है, गलत लिख दिया, V1 माइनस VD, इसको भी हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब V1 की वैल्यू रख देनी है, तो VC प्लस VD/2 माइनस VD, और ये निकल के आ गया VC माइनस VD/2। तो यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज़ अलग अलग मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिल गई? एक आपको V1 मिल गया जो कि है VC प्लस VD/2, दूसरा आपको V2 मिल गया VC माइनस VD/2। तो पहला डेरिवेशन तो इसी बात पे था कि V1 V2 को VC और VD यानी डिफरेंस सिग्नल और कॉमन मोड सिग्नल के रेस्पेक्ट में निकालना। तो V1 और V2 हमारा यहाँ पर निकल आया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग फिर से V0 पे चलते हैं। V0 बराबर हम लोगों ने देखा AD/VD प्लस AC VC। अब AD क्या है? AD आपका डिफरेंस एम्पलीफिकेशन गेन है और VD क्या है? डिफरेंस जो भी है उसी का हमारा ये जो है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है, और ये कॉमन मोड का है। तो यहाँ पर VD को हम लोगों ने क्या लिखा है? V1 माइनस V2, और VC को क्या लिखा है? V1 प्लस V2/2। अब यहाँ पर एक कुछ समझने वाली चीज़ है, उसको फिर से यहाँ पे समझिए। सपोज दैट कि ये हमारा कोई ऑप एम्प है और यहाँ पर V1 सप्लाई है और यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, और यहाँ से V0 है। तो इस ऑप एम्प में हम चाहते ये हैं कि मान लीजिए कोई सिग्नल हमारा यहाँ पर है, इसके बीच में हमने कोई सिग्नल लगाया। तो मान लीजिए कोई सिग्नल हमने ऐसे लगाया, तो जो सिग्नल हमने लगाया है ये सिग्नल, इसको अगर हम लोग ग्राउंड ले लें, तो सिग्नल V1 माइनस V2 को हम लोग क्या लिखेंगे? V1 माइनस, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम V डैश लिख देते हैं। V डैश बराबर क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 बराबर V1 माइनस 0 बराबर V1। इसका मतलब है कि जो एम्पलीफिकेशन होना चाहिए वो V1 का होना चाहिए। V डैश बराबर किसके आ गया? V1 का। V2 को हमने ग्राउंड कर दिया है। V1 कहिए या कहिए V1 माइनस V2 का होना चाहिए। तो कोई भी जो एम्पलीफिकेशन होता है वो इसके बीच में जो सिग्नल होता है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो सिग्नल होता है उसका एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो हमारा सिग्नल है उसका एम्पलीफिकेशन होना चाहिए, यानी सिग्नल का जो एम्पलीफिकेशन है वो V1 माइनस V2 का होना चाहिए। और V1 माइनस V2 है क्या? ये VD है, दिस इज द VD। तो इसका मतलब है कि VD बराबर यहाँ पर V डैश, और यही बराबर इस केस में कितना है? V1। तो एम्पलीफिकेशन हमेशा हमारा VD का होना चाहिए, VC का नहीं होना चाहिए। अब VC का क्यों नहीं होना चाहिए उस रीज़न को अब आपको समझाते हैं कि यहाँ पर VD का ही क्यों होना चाहिए, VC का क्यों नहीं होना चाहिए। VC का देखिए क्यों नहीं होना चाहिए, उसको समझते हैं यहाँ पर। सपोज दैट नॉइस है, नॉइस अगर हमारी बाहर से आ रही है तो वो इस टर्मिनल पे भी आएगी, इसको हम नॉइस मान लेते हैं। जैसे लाइटनिंग है या नॉइस है या शोर शराबा है,
कि जितने भी इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल हमारे इस पे भी आएंगे और वो सिग्नल हमारे इस पे भी आएंगे, इस दोनों टर्मिनल पे ही आएंगे। यहाँ भी सेम नॉइस आएगी, अगर हम इसको एन ले रहे हैं तो यहाँ भी नॉइस क्या आएगी, एन, यानी दोनों ही टर्मिनल पे, टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2 दोनों पे सेम नॉइस आएगी। जब कभी भी कोई भी अनडिफाइंड सिग्नल आएगा जो आपने नहीं लगाया है, किसी और वजह से आ रहा है, वो सिग्नल हमेशा 1 नंबर पे भी आएगा, 2 नंबर पे भी आएगा। जैसे ये प्रॉब्लम अभी आ गई है, महामारी की प्रॉब्लम आ गई है, कोरोना है, तो अगर हम इफेक्टेड हैं तो आप भी इफेक्टेड हैं। अगर मोहल्ले में एक आदमी इफेक्टेड है तो दूसरा भी इफेक्टेड हो सकता है। अगर आपको बचाव करना है तो दूसरे को भी करना है। ये आपने उसको, ये नहीं कि आपकी चॉइस से आ गई है, ये नॉइस है, इसको आप चाहते थोड़े ना है। तो जो चीज़ ना चाहे अनडिजायर्ड सिग्नल इज नोन एज द नॉइस, उसी को नॉइस बोलते हैं। तो ये जो नॉइस हमारे आई है इसको हम नहीं चाहते हैं। तो अगर n की वैल्यू देखिए यहाँ पर है और n की वैल्यू सेम नॉइस यहाँ भी आएगी, तो अगर हम Vd निकालें तो Vd कितना हो जाएगा, m माइनस n। n माइनस n बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब हो गया कि जब कभी अगर हमारी नॉइस इस टर्मिनल पे आती है और अगर हम केवल Vd को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं तो नॉइस का क्या एम्पलीफिकेशन हो पाएगा, इसके इनपुट में सिग्नल कितना हो गया, 0। यहाँ पर जो सिग्नल है वो नॉइस के लिए हमारा सिग्नल क्या बचा, 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो इसका एम्पलीफिकेशन भी 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो सिग्नल हमारा नॉइस का सिग्नल दोनों टर्मिनल पे आ रहा है, टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2, ये दोनों टर्मिनल पे कॉमन रूप से आ रहा है। इस वजह से नॉइस को यहाँ पर जो सिग्नल दोनों टर्मिनल पे सेम आए उसको बोलते हैं कॉमन मोड सिग्नल। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन मोड सिग्नल। तो नॉइस क्या हो गई, कॉमन मोड सिग्नल हो गया। कॉमन मोड सिग्नल क्या हो गया, नॉइस हो गई। तो जब हम लोग सर्किट्स बनाते हैं, ऑप एम्प के लिए कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी स्पाइक्स उसमें आती हैं, अंदर EST लेवल होता है, बहुत सारे डायोड ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं, UJT लगे रहते हैं, उनसे सबसे स्पाइक्स जनरेट होती हैं और वो ऑप एम्प के टर्मिनल पे हिट करती हैं। जो एक्सटर्नल कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, तो हमने लाइटनिंग बताया आपको, ये तो बाहर की चीज़ बताया, लेकिन सर्किट के अंदर ही इतने कंपोनेंट्स हैं कि वहीं पे नॉइस आपकी आ जाती है। वो बार बार अनडिजायर्ड सिग्नल के रूप में इन दोनों टर्मिनल को हिट करते हैं। तो अगर ये ऑप एम्प नहीं हो, कॉमन आपका एम्पलीफिकेशन हो, तो जो भी सिग्नल आएगा उसको भी वो एम्पलीफाई कर देगा। बट ऑप एम्प के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि ये केवल डिफरेंट सिग्नल को एम्पलीफाई करे, कॉमन सिग्नल को एम्पलीफाई ना करे। ये सिग्नल कैसा हो गया, कॉमन है। कहाँ कहाँ कॉमन है, ये कॉमन यहाँ भी है, दोनों टर्मिनल पे ये कॉमन है। रेड वाला सिग्नल कैसा है, कॉमन सिग्नल है। तो कॉमन सिग्नल शुड नॉट बी एम्पलीफाइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट, कॉमन सिग्नल should not be amplified. Common signal should not be amplified. इसको एम्पलीफाई नहीं होना चाहिए। तो आइडियल ऑप एम्प हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें ये कॉमन आने वाला सिग्नल एम्पलीफाई ना हो, वो तो आइडियल ऑप एम्प हो जाएगा। अब बात आती है कि इन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, इन प्रैक्टिकल ऑप एम्प एम्पलीफायर, ऑप एम्प कॉमन मोड सिग्नल does not fully rejected। जब हम लोग कॉमन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो उसमें इतनी आइडियलिटी पूरे नहीं होती है, इसकी वजह से ये पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं हो पाता है। अब जब ये पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कुछ इसमें आ जाएगा।
तो अब एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक नया नाम आ जाता है जिसका नाम है CMRR। इसका फुल फॉर्म है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो अगर हमारा एम्पलीफायर परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए 10 एम्पलीफायर हमारे पास में है, 10 ऑप एम्प हैं, तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सबसे बेस्ट उसमें वो होगा कि जिसका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सबसे बेस्ट होगा, यानी जिसमें कॉमन मोड पे आने वाला सिग्नल जिसमें सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा होगा, दैट विल बी द बेस्ट। तो कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्शन रेशियो को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस्ट वो होगा जिसका हमारा रो विल बी मच हायर होगा। मच हायर, मच हायर का मतलब हो गया कि वो कॉमन मोड को रिजेक्ट करने की कॉमन मोड में होने वाले सिग्नल। कॉमन मोड में सिग्नल कौन से होंगे? नॉइस होंगे। आपका सिग्नल कभी भी कॉमन दोनों मोड पे सेम नहीं आ सकता है। हमारे सिग्नल जैसे वाइब्रेट करेंगे तो एक टर्मिनल पे मिलेंगे तो दूसरे पे कुछ और मिलेगा, लेकिन नॉइस टर्मिनल जो आपने जनरेट नहीं किया है वो सारे सिग्नल्स दोनों इनपुट पे सेम मिलेंगे। तो रो को हम लोग क्या कहेंगे कि रो जिसका हायर होगा दैट विल बी द बेस्ट ऑप एम्प, वो हमारा बेस्ट ऑप एम्प होगा। तो रो की वैल्यू को अगर हम लोग 100 भी ले सकते हैं। ऑप एम्प को जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें हमारे ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक से रो ये निकाला जाता है, CMRR। तो इसमें अगर हम कहें कि हमारा सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, तो सीधी सी बात है कि सबसे बेस्ट हमारा इन चार में अगर हम देखें ABCD में, तो इसमें सबसे बेस्ट हमारा हो गया ये रो CMRR, ये वाला 1 लाख वाला। ठीक है, ये सबसे बेस्ट हो गया। तो CMRR है क्या? दिस इज द प्रॉपर्टी। CMRR क्या चीज है? दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑप एम्प विल बी डिसाइडेड। This is the property by which op-amp will be decided with the respect of common mode signal rejection. With the common mode signal rejection. कॉमन मोड में आने वाले सिग्नल को रिजेक्ट करने की क्षमता को प्रेजेंट करने वाला जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? CMRR। इस CMRR की वैल्यू को हम लोग लिखते कैसे हैं? दिस इज द मॉड AD/AC। ये इसका फार्मूला होता है, AD/AC। ये एक नंबर होता है, इस वजह से पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड ले लिया गया। तो जो भी हमारा डिफरेंस वाला सिग्नल है और जो कॉमन मोड वाला सिग्नल है वो हमारा नीचे आएगा और ये AD ऊपर आएगा। अब ऑप एम्प से आपने देखा कि हमारा कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन क्या है? कॉमन मोड एम्पलीफिकेशन फैक्टर उसको हम लोग किससे चाहते हैं? AC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम इतनी बार आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा कॉमन मोड सिग्नल है, यानी जो नॉइस है जो दोनों टर्मिनल पे कॉमन है, दैट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड ये तभी होगा व्हेन AC बराबर क्या हो जाए? 0। यानी ये सिग्नल अगर आ भी जाए, मान लीजिए सपोज दैट अगर ये आ भी जाए, दिख भी जाए, अगर ये आ भी जाए, दिख भी जाए, तो उस केस में हमारा AC क्या होना चाहिए? 0। अगर AC 0 हो जाएगा तो V0 इसकी वजह से सिग्नल हमारा AC VC बराबर क्या बन जाएगा? 0 × VC बराबर हो जाएगा 0, यानी आउटपुट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा और ना मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिग्नल कैसा है? कॉमन मोड सिग्नल है। अब इस AC की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये फॉर्मूले में क्या बन जाएगा? AD/0। ये बराबर हो गया इनफाइनाइट। तो आइडियल एम्पलीफायर का जो CMRR होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर हमारा ये इनफाइनाइट है तो सबसे बेस्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट है। तो आइडियल वैल्यू ऑफ द CMRR कोई आपसे पूछे या हम पूछें या क्वेश्चन पूछे या बगल में पड़ोसी पूछे या कोई दोस्त पूछे, बॉयफ्रेंड पूछे, गर्लफ्रेंड पूछे, कोई भी पूछे, हस्बैंड पूछे, वाइफ पूछे, पापा पूछे, मम्मी पूछे, तो CMRR क्या बताना है? इनफाइनाइट। किसका? आइडियल का।
अब इस AC की जो वैल्यू है, इस AC की वैल्यू को जरा हम अपने एक्सप्रेशन में रखते हैं, जो शुरुआत में भी एक्सप्रेशन आपने लिखा था AD/VD बराबर AC/BC। इस एक्सप्रेशन में जरा रख करके देखते हैं तो V0 आपको क्या मिलेगा। AD की जगह आपने क्या लिखा, AD ही लिखा, AD, लेकिन AC की जगह क्या रख दिया, 0 लिख दिया। तो हमारा फाइनल जो मिलेगा वो V0 बराबर क्या मिलेगा, AD/VD। तो इस केस में जो आइडियलिटी हमारे आ गई, उस केस में आइडियल जो हमारी वैल्यू मिल रही है उसमें वैल्यू क्या मिली, V0 बराबर AD/VD। तो अब हमारे पास ऑप एम्प की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स में वैल्यूज़ आ गई हैं, जिसकी वैल्यूज़ में हमें ये पता चल गया कि जो आइडियल वैल्यू होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पे सुनिए खाली इसको, आइडियल वैल्यू जो होनी चाहिए उस आइडियल ऑप एम्प के लिए V0 को AD/VD होना चाहिए, AC उसका 0 होना चाहिए, और आपका जो ये रो है CMRR है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो अब हम इसके स्टार्टिंग के केस में दो वैल्यूज़ को हम और ऐड करेंगे, जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा था, जो हमने वहाँ पर नहीं लिखा लेकिन अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अब हम आपको समझा चुके हैं कि ये क्या होती है। तो 7 नंबर जो पॉइंट है कि इसका CMRR क्या होना चाहिए, CMRR इसका इनफाइनाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 8 नंबर एक और बना देते हैं जिसमें AC बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, AC बराबर आपका 0 होना चाहिए, तो CMRR अपने आप ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपकी चीज़ें इसमें और आ गई हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने इसमें समझ लिया कि हम लोगों ने CMRR को कैसे निकालना है। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि CMRR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ एक और है इसमें कि जो AD/VD आपने लिखा है या AC/VC लिखा है, तो AD और VD कैसे निकाले जाते हैं। टू फाइंड AD एंड VD, AD एंड AC, सॉरी, AD एंड AC, AD और AC को हम कैसे निकालेंगे, इसको हमें पता करना है कि हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, एक ये बनाइए, एक ये बन गया ऑप एम्प, ये इसका टर्मिनल बन गया V1, और ये टर्मिनल बन गया V2। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू कैलकुलेट क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए हमें AC कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम AC निकाल लेते हैं। तो AC कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट V1 बराबर V एंड V2 बराबर V, दोनों को प्लस साइन के साथ में लीजिए या दोनों को माइनस साइन में। इससे क्या मिलेगा, VC बराबर आपको मिलेगा V1 प्लस V2/2, इसका मतलब हो गया V प्लस V/2, इसका मतलब हो गया V। इसको जब एडअप करेंगे तो 2V/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा V, और VD बराबर क्या मिलेगा, V1 माइनस V2, यानी यहाँ रखेंगे V माइनस V बराबर 0। इस वैल्यू को उठा के इसके इक्वेशन में रख दीजिए, V0 बराबर AD/VD प्लस AC/VC। तो यहाँ से V0 देखेंगे तो AD का तो ये टर्म 0 हो गया है VD के 0 होने से, और AC का टर्म V हो गया है, और ये VC, सॉरी AC/VC। तो इस समय जो आपको AC मिलेगा वो V0 बटे VC मिलेगा, और VC की जगह है क्या, V, VC की जगह क्या है, V।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दे देना है, यहाँ पर प्लस में v दे दीजिए, यहाँ पर प्लस में v। अगर इन दोनों को हम दे दें यहाँ पर, तो आपको AC मिल जाएगा V0/V। इसी V0 और इसका आउटपुट में नाप लीजिए, मेज़र कर लीजिए, और इनपुट में आपने जो सिग्नल लगाया है वो आपको मालूम ही है, जो आप ही ने लगाया है इसको। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, V0/VC। जो रेशियो आएगा दैट विल बी द कॉमन मोड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। दिस इज नोन एज द कॉमन मोड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या एम्प्लीफिकेशन गेन। So this is also known as the common mode gain. Common mode gain. तो यहाँ पर AC बराबर V0/V, V। ये समझ में आपके आ गया होगा, सिंपल है। अब दूसरा हमें निकालना होता है VD। VD निकालने के लिए वही काम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग दे देंगे V1 और V2 में V1 बराबर +V और V2 बराबर -V। तो इससे होगा ये कि VC जब हम लोग निकालेंगे V1 + V2/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी V - V/2 बराबर 0। तो VC बराबर हो गया 0। ये जब हमारा 0 हो जाएगा तो VD बराबर क्या हो जाएगा, V1 - V2, यानी ये हो जाएगा V - V बराबर 2V। अब हम जब इसके इक्वेशन को इसमें लिखेंगे, AD/VD + AC/VC, V0 बराबर यहाँ पर आ जाएगा, AD की जगह आप लिख दीजिए VD की जगह लिख दीजिए 2V, और AC की जगह AC, लेकिन VC की जगह 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा और V0/2V बराबर आ जाएगा AD। ये हमारा आ गया AD। तो AD हमारा आ गया, AC हमारा आ गया। इन दोनों का जब हम डिवाइड कर देंगे तो रो हमारा CMRR मिल जाता है, AD/AC। अगर कोई माइनस का साइन कहीं आया है तो उसको आप प्लस कर देंगे मैग्नीट्यूड लेकर के, तो यहाँ से हमें CMRR भी मिल जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द CMRR ऑफ द ऑप-एम्प। किसी भी ऑप-एम्प का CMRR निकालने का ये तरीका है। यहाँ हम ऑप-एम्प के अंदर नहीं गए बल्कि हम बाहर ही रहे। अब फाइनली इसमें एक चीज़ यहाँ पर देखें कि अगर हम V0 को देखें तो अभी हमने आइडियल की जब बात की तो फॉर आइडियल ऑप-एम्प CMRR आपको पता है कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट जब होगा तो V0 बराबर AD/VD। ये ध्यान रखिए कि हमारा आइडियल ऑप-एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, आउटपुट में केवल डिफरेंस सिग्नल ही एम्पलीफाई होना चाहिए, AD/VD होना चाहिए। अब जब डिफरेंस सिग्नल ही एम्पलीफाई होना चाहिए तो इसका एक नया नाम क्यों ना कर दिया जाए। तो इसके अंदर हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रखनी है कि ये दिस इज द नथिंग बट इट इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर यानी इसका जो हार्ट है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही सबसे मेन रोल अदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग डिफरेंशियल, इसके VD डिफरेंस सिग्नल ही तो है। VD क्या है? डिफरेंस सिग्नल। तो ऑप-एम्प को कभी कभी अक्सर हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोल देते हैं। तो कभी कल लिखा हो आपको कि ऑप-एम्प विल बी कैरेक्टराइज एज, तो आपको क्या बोलना है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी है। तो इसके अंदर एक ऐसा एम्पलीफायर मौजूद होता है जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है।
तो ऑप एम्प कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं ऊपर से कोई चीज़ आ गई है या कोई मटेरियल आ गया है, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, कुछ ऐसा आ गया ना। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर विच गिव्स दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप एम्प बोलेंगे, सिंपल। तो इसका जो मेन हार्ट हो गया वो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर इसका जो मेन हार्ट है वो एम्पलीफायर नहीं होना चाहिए, बल्कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होना चाहिए। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। एक सिग्नल हमें ज़रूरत पड़ती है V1 और दूसरा सिग्नल हो गया V2। देखिए डिफरेंस हमेशा दो चीज़ों से ही होता है, एक अकेले से डिफरेंस नहीं होता है। कंपैरिजन की अगर हम बात करें, मान लीजिए कंपैरिजन करना हो तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे दो गर्ल्स की कंपैरिजन करनी है तो लड़के कंपेयर करते हैं कि ए वाली अच्छी है या बी वाली अच्छी है। लड़कियां बॉयज़ को कंपेयर करती हैं कि ए वाला लड़का अच्छा है या बी वाला, इसका नाक टेढ़ा है, इसका मुंह टेढ़ा है, इसका दिमाग सही नहीं है, ये टहलाता नहीं, घुमाता नहीं। कंपैरिजन दो चीज़ों में कंपैरिजन होगा, तीन चीज़ों में होगा, चार चीज़ों में होगा, अकेले कभी कंपेयर होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एक एम्पलीफायर नहीं होगा। कितने एम्पलीफायर होंगे? दो एम्पलीफायर। दो एम्पलीफायर का मतलब है कि कितने ट्रांजिस्टर होने चाहिए? दो ट्रांजिस्टर होने चाहिए। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? दो ट्रांजिस्टर होते हैं। एक ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर, एक इनपुट यहाँ तो दूसरा इनपुट यहाँ। ये हो गया। ये हमने पूरा सर्किट नहीं बना रहे हैं, यहाँ आपको पूरा सर्किट नहीं बनाना है। ये आपका हो गया ऑप एम्प का। पहली चीज़ तो ये आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ इसमें कि जो भी आउटपुट मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से आप आउटपुट निकाल रहे हैं, तो जो भी आपका आउटपुट मिलेगा उसमें एक बफर स्टेज होनी चाहिए। बफर क्यों? बफर इसलिए कि बफर स्टेज का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? लगभग ज़ीरो। लगभग क्या होता है? आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट आर लगभग क्या होता है? ज़ीरो। 1 ओम या 2 ओम आता है। तो अगर बफर स्टेज यानी कॉमन कलेक्टर, बफर होता क्या है? कॉमन कलेक्टर होता है। तो कॉमन कलेक्टर की स्टेज इसके अंदर होनी चाहिए। तो ऑप एम्प का डिब्बा अब खाली इतना ही नहीं रह जाएगा, बल्कि अब डिब्बा पूरा और बड़ा हो जाएगा। यानी इसमें इतना बड़ा डिब्बा हो गया। अब इसको भी आपने मिला लिया। अब और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या चाहिए? इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक हम लोग लगाएंगे जिसमें हमारा इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। ये तो यहाँ पर हमें ब्लॉक लगाना है जिसका आर क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। यहाँ पे क्या लगाना है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और यहाँ क्या लगाना है? बफर लगाना है, बफर। तो इससे यहाँ पे जो आउटपुट हो जाएगा, और यहाँ पर चूँकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो यहाँ पर दो इनपुट आपको लगाने हैं। दो इनपुट यहाँ पर आ जाएंगे, V1 और V2। तो ये जो पूरा ब्लॉक बन के हमारा आ जाएगा, दिस विल बी नोन एज ऑप एम्प। ये इसका इंटरनल डायग्राम है। तो इसमें दो कंपोनेंट तो बहुत जरूरी हैं। दो कंपोनेंट, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस का इनफाइनाइट, हम लोग अगर FET कंस्ट्रक्शन पे विचार कर रहे हैं तो FET का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है दैट इज ए जस्ट लाइक ए इनफाइनाइट, मेगा ओम्स में होता है। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बजाय FET लगा दें तो क्या प्रॉब्लम है? इनपुट इम्पीडेंस हमें इनफाइनाइट मिल जाएगा, बट उसमें बैंडविड्थ नहीं मिलती है इनफाइनाइट। इस वजह से हम लोग ट्रांजिस्टर को उससे पहले कुछ ऐसे सर्किट्स को लगाएंगे जिससे इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट मिल जाए, क्योंकि हमें बैंडविड्थ भी चाहिए। आउटपुट स्टेज में हम लोग कॉमन कलेक्टर लगा करके आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ इस केस में हम लोग अभी इंटरनल बिल्कुल सर्किट्स को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, और जब इसको हम लोग सर्किट के एक्चुअल फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरा ऑप एम्प का अंदर का फिगर हमारा आ जाता है। मेन यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक समझना था, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं उसको हम लोगों को समझना था, उसके CMRR को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझना था, और इसके ट्रिमेंडस जो एप्लीकेशन है हम लोग उसको समझेंगे।
इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल फिगर की कैलकुलेशन हमारे जो हायर क्लासेस होते हैं, हायर कंपटीशंस होते हैं, उसके लिए आती हैं। एमटेक लेवल पे जब हम लोग जाते हैं तब इसके इंटरनल कैलकुलेशंस के बारे में आता है। अभी हम लोगों को खाली इसके एप्लीकेशंस और इन सब चीज़ों को जो पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको कंसीडर करना है। तो एक बार पीछे के रिवीजन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने इसमें की हैं। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया कि ऑप एम्प क्या है। ऑप एम्प एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, कैलकुलेटर की तरह से ऑपरेट होता था। तो फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको उपयोगी बना लिया। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा है कि इसमें एक मोटी बुक अलग से बनती है पूरी, और पूरी अलग से जो है इसका एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें निकाली जाती हैं। इन शॉर्ट जो बेसिक चीज़ है उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑप एम्प की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होनी चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, ये वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप पीछे पढ़ चुके हैं। बस खाली यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो पीछे आपने पढ़ा था उसकी जितनी भी आइडियल चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं मीट आउट हो रही थी, उसको यहाँ पर आपको मीट आउट करा देना है। अगर उनको आपने मीट आउट करा दिया तो ये ऑप एम्प बन जाएगा। देन आपने इसके आउटपुट वोल्टेज को पढ़ा, कॉमन मोड वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है, इसको आपने समझ लिया। इससे आपने V1 V2 के अलग अलग वोल्टेज को फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया। नेक्स्ट इसमें CMRR को निकालने की कोशिश की गई है, CMRR को समझाने की कोशिश की गई है। कॉमन मोड सिग्नल को समझ करके आपने CMRR को समझ लिया। CMRR का मतलब है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। एन कहाँ से ले गया, रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR आपको ये बताएगा कि कोई हमारा ऑप एम्प है वो कितना हमारा ऑप एम्प कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करता है, यानी नॉइस को कितना रिजेक्ट करता है। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर हमारे पास कोई ऐसा ऑप एम्प नहीं है जिसमें इनफाइनाइट हो, यानी पूरी तरह से सिग्नल रिजेक्ट हो जाए। बट इतना ज़रूर है कि बहुत सारे हमारे पास में इतना हम लोगों ने बना लिया है कि जिसमें CMRR हम लोग 1 लाख 10 लाख तक अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे एम्पलीफायर महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन नॉइस को लगभग बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं। और कम्युनिकेशन के एरिया में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जो मोबाइल आप लोग अच्छे अच्छे मोबाइल लेना चाहते हो, जिसमें 12,000 15,000 50,000 का मोबाइल है, उसकी साउंड क्वालिटी को आप टेस्ट करते हो कि आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर दूसरी की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, उसमें ये CMRR के ही ऑप एम्प लगे रहते हैं, हाई CMRR। लोकल जो फ़ोन होते हैं उसमें ये इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और उसमें एक सिंपल एम्पलीफायर लगा दिया, इसीलिए उसकी जो आवाज़ है वो वैसी आवाज़, तीखी तीखी आवाज़, नॉइस के साथ में आवाज़, ये सब आपको मिलेगा। तो इसलिए मिलेगा क्योंकि उसमें ये लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी भी कॉस्ट उसी के बराबर आ जाएगी, तो आप खरीदेंगे फिर क्यों। तो इसलिए जहाँ भी कम्युनिकेशन वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने AD और AC को कैसे निकालेंगे इस बारे में पढ़ा। AC अलग निकाला, AD आपने अलग निकाला, इसके बारे में पढ़ा। फिर इसमें आपने ये देख लिया कि V0 हमें आइडियल के लिए क्या चाहिए, AD/VD चाहिए, डिफरेंस सिग्नल एम्पलीफाई होना चाहिए। और फाइनली आपने इसके इंटरनल सर्किट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया कि इसका जो हार्ट है, दिल है, वो क्या है। वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, नथिंग बट ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसीलिए देखिए हार्ट जो है वो धड़कता है, इसी के धड़कने से ही आपकी आउटपुट मिलेगी, और डिफरेंस का ही एक कैलकुलेशन करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।